नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी बिहार के चुनावी संग्राम की। चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान चल ही रहा था बिहार में कि इस बीच अब मुद्दों को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बिहार के चुनावी संग्राम पर विस्तार से बात करेंगे, खबर दिखाएंगे आपको और विशेष मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। वहां के लाइव अपडेट्स भी लेंगे अपने संवाददाता के जरिए। और इस पूरी बिहार की जो सियासत है, महागठबंधन का जो महायुद्ध है, जो रार है, उसका असर अब झारखंड पर भी पड़ने लगा है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को इस महागठबंधन से अलग कर लिया है। तो उसका असर झारखंड की सियासत पर, झारखंड की सरकार पर कैसे पड़ेगा, यह खबर भी मैं आपको विस्तार से दिखाएंगे। अपने संवाददाता से जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त झारखंड की सियासत में। लाइव अपडेट्स भी लेंगे और इसके साथ ही साथ बात होगी एसआईआर की, जिसको लेकर पिछले दिनों काफी रार मची थी बिहार में। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हो रही है। 2 दिन की यह बैठक है, नई दिल्ली में हो रही है कि किस तरह से एसआईआर अब देश भर में कराए जाने की तैयारी है। तो कैसे यह एसआईआर कराया जाएगा, कैसे जो बिहार की सियासत है उसी तर्ज पर क्या पश्चिम बंगाल की सियासत भी करवट लेगी, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में तेजस्वी के जीविका दीदियों को स्थायी करने के वादे पर भाजपा का पलटवार। कहा, तेजस्वी के वादे चुनावी प्रक्रिया का उड़ाते हैं मखौल। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेच अब भी नहीं सुलझा। छठ महापर्व को लेकर रेलवे तैयार। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम। 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। दिल्ली में गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच बैठक खत्म। लद्दाख से जुड़े अहम और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई बातचीत। और एसआईआर को लेकर देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में जारी। कुछ पार्टियों के सियासी विरोध के बावजूद पूरे देश में एक साथ या फिर चरणबद्ध तरीके से एसआईआर अभियान का खाका तैयार करने में जुटा चुनाव आयोग। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत की। महागठबंधन में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। बिहार असेंबली चुनाव का नजारा धीरे धीरे अब साफ हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन 12 सीटों को लेकर महागठबंधन में फंसा पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और इसको सुलझाने की पहल आज भी जारी है। कांग्रेस की ओर से हनुमान की भूमिका में अशोक गहलोत पटना पहुंचकर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद वे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से भी मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ तय होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन नेता और नीति को लेकर सवाल जस का तस बना हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की रोजगार योजना की लोकप्रियता कम करने के लिए जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। पक्की सरकारी नौकरी के साथ 30,000 रुपए का वेतन, जबकि नीतीश सरकार ने जीविका दीदी को 10,000 रुपए की पहली किश्त का भुगतान कर दिया है। तेजस्वी की मां योजना में मकान, अन्न और आमदनी की गारंटी दी गई है। माई बहन योजना में 2,500 रुपए प्रति महीना सरकार बनने पर दिया जाएगा, यानी जनता सरकार बनाए और घर में बैठे नौकरी पाले। कांग्रेस पार्टी ने अपने 61 उम्मीदवार उतारकर अन्य सहयोगी दलों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। 13 सीटों पर फंसे पेच सुलझाने आए अशोक गहलोत ने कहा है कि 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट स्वाभाविक है।
रोचक बात यह है कि राजद और कांग्रेस पार्टी खुद 7 सीटों पर सीधी लड़ाई में है। 4 सीटों पर वाम दल कांग्रेस से जूझ रहे हैं, यानी गठबंधन के नेता जमीन पर एक दूसरे से उलझे हुए हैं, लेकिन दावा सब ठीक है का किया जा रहा है। उधर एनडीए गठबंधन ने सभी सीटों पर सहमति से चुनाव लड़ने का संकल्प जमीन पर उतार दिया है। इसके साथ ही बागी उम्मीदवारों को मैदान से हटाकर एनडीए प्रत्याशियों की जीत को आसान बनाया गया है। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन में सीधी लड़ाई के बीच प्रशांत किशोर और जन सुराज और ओवैसी की एआईएमआईएम भी दोनों गठबंधनों को कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बना सकता है। और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, जो महागठबंधन में समझौता कराने के लिए पटना पहुंचे हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। गठबंधन में 5-10 सीटों पर नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि महागठबंधन में आपस में घमासान मचा हुआ है। में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है, और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और ना अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्घोषणा के बाद तो महागठबंधन को झारखंड से खंड खंड करने का संदेश बहुत स्पष्ट चला गया है। तो इन सब के बीच जो महागठबंधन में रार जो मची हुई है, उन सब के बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मी बनाने का दर्जा देने की घोषणा की है। उन्होंने दरअसल मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की है और उसके साथ ही साथ जो जीविका दीदियों को नौकरी की बात जो कहकर, जो इससे पहले मुख्यमंत्री जीविका दीदियों की जो बात हो रही थी, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के जीवन में जो खुशियां आई हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। वो जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण, और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है, उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नहीं आ पाए तो बिहार को एक साथ क्या रख पाएंगे।
गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जुड़े हुए हैं। पीयूष जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्पल वल्लभ जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। उत्पल जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ मधुरेश नारायण पटना से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुरेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए। क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, क्या रंग आप हमको दिखाएंगे? और साथ ही साथ जब ये देखा जा रहा है कि नाम वापसी में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और ऐसे में ये जो आमने सामने की जो टक्कर है, यानी कि जो महागठबंधन में है, उसको कुछ कम करने के प्रयास जारी हैं? क्या कुछ हो रहा है उस एंड पे? जंग पूरी तरीके से ले चुका है। एक तरफ एनडीए खेमे ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार खुद प्रचार अभियान में निकल चुके हैं। आज उन्होंने 2 बड़ी रैलियां की हैं, एक गोपालगंज में और दूसरा गोपालगंज के कटिया में की और दूसरा सिवान के आसपास में किया है। तो ये पूरी तरीके से जो एनडीए है वो तैयार दिख रही है। समय पे शीट शेयरिंग हुई, समय पे नामांकन हुआ और अब कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे, कुछ ऐसे नेता भी थे जिनका मनमुटाव था टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली वो सब सेटल कर लिया गया और एनडीए में सब कुछ इंटैक्ट दिख रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो कल नाम वापसी का आखिरी दिन है और अभी तक बैठकों का दौर चल रहा है, जो कि ये बता रहा है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वही तय नहीं हो पाया और अभी भी जो नेता हैं उनके कई नेता नाराज चल रहे हैं। अगर बात की जाए कुटुंबा सीट की, जहां से राजेश राम जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। हालांकि बाद में मान मनोवर का दौर चला और आरजेडी उम्मीदवार अब वहां से अपना नाम वापस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीट है जहां पर मान मनोवल करने की जरूरत पड़ रही है, सीपीआईएम के लिए भी, राजद के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो ये आमने सामने जो महागठबंधन की पार्टियां खुद खड़ी हो गई हैं, इसका जो असर है वो निश्चित रूप से वोटर्स पे भी पड़ रहा है। वोटर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये गठबंधन कैसा गठबंधन है जब पार्टियां खुद आमने सामने खड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को मोटिवेट करते हैं वोटिंग के लिए, वो भी असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं, क्योंकि इस बड़े सवाल का जवाब देना उनके लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि पटना में अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है और उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि कल जब संयुक्त प्रेस वार्ता की जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कल की प्रेस वार्ता में कैसे ठीक होता है। लगातार जो वादे और दावे किए जा रहे हैं। विनोद जी, आपने देखा है कि इन तमाम जो महागठबंधन में आपस में जो पेंच फंसा हुआ है, उसके अलावा आज आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने अब नौकरियों की बहार है और खासतौर पर सरकारी नौकरियों की। अब जीविका दीदी को भी उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी होगी, 30,000 रुपए का वेतन मिलेगा। कैसे सब संभव होगा, ये कैसे देखते हैं इसको? निखिल, जब आप कहते हैं कि ये पेच फंसा हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी आरजेडी के उत्पल जी हैं, वो थोड़ी देर बाद कहेंगे कि ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है जी। तो बिहार का चुनाव जो है वो अपने आप में एक दिलचस्प है और दिलचस्प नज़ारा जो है वो लोग बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बहुत देर से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो समझते हैं कि वो कहाँ वो चूक कर रहे हैं। और ये महागठबंधन की ये समस्या है, महागठबंधन की अपनी समस्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि महागठबंधन की इस आपसी खींचातान को देख के जनता कुछ अलग से राय बना लेगी। जनता को जो राय बनानी होती है वो बना चुकी होती है। ये जो नुरा कुश्ती आप देख रहे हैं, इस नुरा कुश्ती का साफ साफ ईगो प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ। ये साफ साफ ईगो है कुछ नेताओं का, ये नेताओं का ईगो है नीति को लेके और नेता को लेके।
आज आप देखिए कि खुद अशोक गहलोत को दिल्ली से पटना आना पड़ा है और वो तेजस्वी यादव से पहली मुलाकात करते हैं, उसके बाद फिर वो लालू यादव से मुलाकात करते हैं जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी राय बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये ईगो जब आपके इतनी इसमें आप सामने देख रहे हैं कि वो कृष्णा अलूरी जो अब तक के वहाँ के कांग्रेस के इंचार्ज रहे हैं, बात तो वहाँ भी हो सकती थी लेकिन अशोक गहलोत को आना पड़ा। बात तो तेजस्वी से भी हो सकती थी लेकिन लालू यादव से बात होनी पड़ी है। तो इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन महागठबंधन में मिसिंग है। और ये मिसिंग के कारण ये है कि इसमें आपने अपने स्क्रिप्ट अभी अपनी रिपोर्ट में बताया नेता और नीति की। तो ये आज जब सवाल ये आ रहा है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान होगा कि तेजस्वी महागठबंधन के नेता के एक रूप में वही एक चेहरा होंगे, तो भाई साहब ये इलेक्शन के तो अब चुनाव के मुश्किल से 1-2 हफ्ते हो गए हैं। तो ये हुजूर जो आते आते बहुत देर कर दी है, इसका नतीजा क्या होगा वो 6 और 11 आपको 11 को पता चलेगा। ठीक बात है। तो इस पर मैं चाहूँगा उत्पल जी रिस्पॉन्ड करें। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, आखिर जब ये सारी चीज़ें सुलझने की बात आप लोग कह रहे हैं कल तक सब सुलझ जाएगा, तो पहले ही क्यों नहीं सुलझा लिया था? क्या कहीं दिक्कत आखिर पेच कहाँ फंसा था? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये चुनाव जो है ना बिहार के लोग लड़ रहे हैं, तो बिहार के लोगों के लिए जो सरकार अभी है वर्तमान में वो क्या कर रही है, क्या किया अभी तक, ये इसकी बात करना है। और हम आएंगे तो क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो सत्ता शासन में बैठे लोग हैं वो जो शीर्ष पे बैठे मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बनने योग्य है नहीं है। उनकी हरकतों को देखिए, जिनको आप चेहरा बनाकर भेजे हैं। और यहाँ चेहरा के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से जान रही है कि हम अगले मुख्यमंत्री के तौर पे कौन चेहरा होंगे और कौन बनने जा रहे हैं महागठबंधन के तरफ से। तो इसको घोषणा कर दिया होता, आप इसमें जो भी सोचिए, इस बात की घोषणा कर दी होती सर, कोई इस बात की घोषणा कर दी होती, कांग्रेस से भी करा देते। जब बिहार की जनता को पता है, सबको पता है, तो घोषणा करा दी होती पहले। इतना दिन का इंतजार क्यों था? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको ना, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि तेजस्वी जी हमारे चेहरा है, लेकिन जब गठबंधन के लोग बैठेंगे तो ये भी हो जाएगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए। चिंता बिहार की करनी है, मूल चिंता है बिहार की चिंता है। जो अभी जो आप जो देखे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और ऐसे चेहरा जो पहले ही से लोग नकार चुके हैं बिहार के लोग, उनको फिर आप थोप रहे हैं, ये मूल समस्या बिहार की है। और इस मूल समस्या से बिहार को निकालने के लिए जो मगजमारी यहाँ की जा रही है गठबंधन के तरफ से, वो पर्याप्त एक्सरसाइज है, वो फुल पैकेज के साथ में हम लोग आ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि देर दुरुस्त की बात है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पीयूष जी सब कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और दरअसल बिहार की जनता इस बार आरजेडी और महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक ये इनका गठबंधन मुख्यमंत्री पद का चेहरा दे नहीं पाया, जिस आपके मुख्यमंत्री की ये तमाम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अपना इनका मुख्यमंत्री कौन होगा ये आरजेडी तो कह रही है, कांग्रेस इस पर सहमति जता नहीं रही। पूछे ना, अमित शाह जी तो अभी तक कहे कि चुनाव के बाद तय करेंगे। जवाब देता हूं निखिल जी। महागठबंधन पूरी तरह खंड खंड विखंड हो चुका है। तेजस्वी प्रसाद यादव भ्रमित हो चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी हार के डर से इस प्रकार के झूठे वादे करने का काम कर रहे हैं। अपनी बात नहीं करने को, अरे सुन लीजिए ना, करते हैं। अरे पहले सुन लीजिए ना, अरे पहले सुन लीजिए ना निखिल जी। एनडीए गठबंधन की नीति, नियत और नेता तीनों स्पष्ट हैं। हमारी नीति है विकास व सुशासन स्थापित करना, और पिछले 20 वर्षों में बिहार, अरे सुनिए ना बिहार की जनता को बताने का काम करना नीति है। अरे बिहार की जनता को पता है, आपकी हर बातों को पता है। अडानी अंबानी की झोली मोदी जी के कहने पे भरवाने का नियत है। अब एक एक करके बोलिए भाई, सारे उत्पल जी एक एक करके बोलिए। उत्पल जी जब आप बोल रहे थे तो कोई और नहीं बोल रहा था, तो क्यों उलझा रहे हैं उनको? अपनी बात कर लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार को कभी नहीं आने देना, यह हमारी नीयत है। और हमारे नेता स्पष्ट है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव बिहार की एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है और लड़ने का काम कर रही है। जहां महागठबंधन के प्रवक्ता यह बताने का काम करे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं,
कांग्रेस के किसी प्रवक्ता और किसी नेता ने आज तक अभी तक ये नहीं बताने का काम किया है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, कौन है तेजस्वी प्रसाद यादव। अरे 17 दिनों तक राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बिहार की यात्रा कर, अच्छा सुनिए उत्पल जी, मीडिया ने उत्पल जी, उत्पल जी, उत्पल जी, उत्पल जी, उत्पल जी, सुनिए, पीयूष जी 1 मिनट शांत हो जाइए, पीयूष जी 1 मिनट शांत हो जाइए, पीयूष जी 1 मिनट शांत हो जाइए। उत्पल जी ये बताइए कि हर सेंटेंस पर, अगर आपके भी हर सेंटेंस पर पीयूष जी जवाब देने लगते तो आप कैसे बोलते? अब मैं देख रहा था कि शायद आप कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चुप रहा। आप उनके हर सेंटेंस का जवाब दे रहे हैं, यदि आप उनको बीच में टोक रहे हैं तो जब आपकी बारी आएगी उनको भी मैं रोकूंगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। गठबंधन के कौन शीर्ष नेता कांग्रेस के सारे लोग कह चुके हैं। अरे मैं समझ गया आपकी सारी बात, आपकी सारी बात समझ गया, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए ना। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, जितना मन करेगा उतना बोलिएगा, बोलते रहिए नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। पीयूष जी बोलिए। ठीक है, झूठ बोलिए, जुमला छोड़िए। निखिल जी ये इनकी बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। चुनाव आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को चुनाव की तिथि की घोषणा की जाती है। 12 अक्टूबर को एनडीए ने प्रेस वार्ता के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार की जनता को यह बताने का काम किया कि जनता दल इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जो एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं इतनी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। 14 से 15 से 16 तारीखों के बीच हमने 243 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा की। 19-20 तारीख के नामांकन की अंतिम तिथि थी। आप याद कीजिए निखिल जी, 20 तारीख तक राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल बांटने का काम जारी था। तो कहां है अभी तक इनके गठबंधन के नेता मुकेश सहनी जी क्या क्या बयान देने का काम कर रहे हैं? राहुल गांधी से 15 दिन तेजस्वी प्रसाद यादव की कोई बात नहीं हुई। 243 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामांकन में एनडीए के केंद्र से लेकर के प्रदेश स्तर तक के नेता जाकर के सहभागिता दिखाने का काम किए। उसके खिलाफ, उसके विपरीत महागठबंधन के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के किसी नेता ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में सहभागिता दिखाने का काम नामांकन के अंतिम तिथि तक नहीं करने का काम किया है। यह क्या दर्शाता है? इसके बाद पहली बार बिहार लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार 243 विधानसभा क्षेत्रों के में 255 उम्मीदवारों का ऐलान महागठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया। यह क्या दर्शाता है? यह आपसी बेमनस्ता को दर्शाता है, एक दूसरे पर जो विश्वास की कमी है उसको प्रदर्शित करता है। देखिए महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह घबरा गए हैं, निराश हो चुके हैं। अब उनको यह डर सताने लगा है कि बिहार की जनता ने फिर से 2025 में एनडीए की सरकार को लाने का मन बना चुका है। क्योंकि हमने विकास के मुद्दे पर, हम 20 वर्षों में जो हम विकास का कार्य करने का काम, ठीक है, जवाब तो ले ले, ठीक है, पीयूष जी जवाब ले लेते हैं, पीयूष जी जवाब ले लेते हैं उत्पल जी से, पीयूष जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है उत्पल जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि भाई आप लोग 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतार के, ये आपका अविश्वास और वैमनस्यता को दर्शाता। आप उसको कुछ भी उसके लिए कुछ भी कहते रहे कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ऐसा किया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई मुद्दों की भी आपके पास कमी है, आपके पास मुद्दे नहीं थे, इसलिए आप जीविका दीदी को जो है आपने कहा कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। पहले ही आप करोड़ों सरकारी नौकरी दे रहे थे, इनको भी सरकारी नौकरी दे देंगे, कैसे संभव होगा? आरजेडी के प्रवक्ता का बयान लीजिएगा। इसके बाद जीविका दीदी पर जो तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा झूठे और भ्रम की राजनीति करने का काम किया गया है, उसे भी मैं पर्दाफाश करने का काम करूंगा प्रमाण के साथ। ठीक है सर, आप बोल लेने दीजिए उनको भी, उत्पल जी को। ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं जी करूं? हाँ बिल्कुल उत्पल जी, आप ही की बारी है, बोलिए। ठीक है, आप भी सुनिएगा ध्यान से। भाजपा के प्रवक्ता महोदय है, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पकौड़ा छानने का बाद में सलाह नहीं देने वाला। अब मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं कि आप पूरे टाइम तक बीच में इंटरप्ट करते रहे, तो वो नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे मैं यही कहूंगा कि वो बीच में इंटरवीन ना करें प्लीज। सुने आपको, चलिए बोलिए। ये नॉनसेंस प्रवक्ता, आप सुनिए, अगर नॉनसेंस है, नॉनसेंस कहना है तो जाकर प्रधानमंत्री को कहिए कि वो क्या। अरे अब कहां, अब आप उत्पल जी देखिए, यही है, आप एक अच्छे प्रवक्ता, अपनी बात रखिए जल्दी से। आदरणीय तेजस्वी जी, अभी पिछले कुछ महीनों से देखेंगे कि जो वो मार्गदर्शन, जो वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकार में क्या करने वाले हैं,
जो वो घोषणा करते हैं यही सरकार उसका कॉपी पेस्ट करती है, अर्थात इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि सारे जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में जो देने वाले थे, जिसको हमने पहले कहा दिया बिहार के लोगों के साथ में, उस पर ये काम भी करना शुरू कर दिए, अर्थात कि तेजस्वी जी के मार्गदर्शन पर चलना स्वीकार कर दिए। लेकिन इसके लिए भी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, इनके तरह नहीं हूं, लेकिन पूरी बात पे नहीं, अधूरी बात पे। और पूरी भरोसे के साथ मैं कहता हूं कि चुनाव के पहले तक ये करने वाले हैं, चुनाव के बाद तक करना होता तो 20 साल तक इनको एहसास नहीं हुआ था इन चीजों का। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो संविदा कर्मी है बिहार में, जो बड़े पैमाने पे है, उनका शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा। उन पे लेबर एक्ट का जो है कोई कानून लागू नहीं होता है, और जब चाहे सरकार उनकी नौकरी ले सकती है। तो उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी नौकरी अस्थायी होने जा रही है, और साथ में उनका एक सम्मानजनक पैकेज भी उनको मिलने जा रहा है, यानी कि अस्थायीकरण, राज्य कर्मी उनको बनाने जा रहे हैं। चौथी बात मैं बताता हूं कि जीविका दीदी को 30,000 प्रति माह और 2,000 प्रति माह भत्ता, क्योंकि सरकार की पूरी काम जो है ना वो जीविका दीदी के ही मत्थे है। चाहे चुनाव कराने का काम हो, चाहे कुपोषण से लड़ाई का काम हो, चाहे बाल शिक्षा का काम हो, चाहे माताओं और बहनों के जो हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो, तो सारी जिम्मा और जिम्मेदारी जीविका दीदी उठाए हैं। अब मलाई खाएंगे वो भूंजा पार्टी के लोग, ये नहीं चलेगा। ये जीविका दीदी भी सहने वाले नहीं है, ये जीविका दीदी इसका भी हिसाब लेने जा रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी उनके साथ न्याय करने वाले हैं। ठीक है। साथ में मैं बताता हूँ, जो स्वयं समूह चलाने वाले जो समूह है, उनके जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष है, उनकी भी मानदेय तय करने वाले हम लोग हैं। माई वाहन योजना जो पहले ही कर चुके थे, जिसको कि हम लोग 2500 करने वाले थे, आपके मैनिफेस्टो में आई ये सारी बातें अभी उन्होंने बताई, अब उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? 1500 करने वाले थे। अरे सुनिए भाई, अब जनसभा संबोधित करने लगे उत्पल जी। ये सवेसों में अटक के उत्पल जी, आपने कहा कि हमको अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए, तो आप तो जनसभा संबोधित करने लगे। हमने ये थोड़ी कहा आप अपना मैनिफेस्टो पढ़ने लग जाए। छठे हिस्सा फिर वही वाली बात घर में पहुंचा देते हैं, तो ये तो इनकी विजन है। ठीक है, मैं नहीं, पीयूष जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आगे, पीयूष जी से रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। ठीक है, रहने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के पार्टी में क्या हो रहा है, गठबंधन में क्या हो रहा है, भाई ये देखिए, ये सभी करते हैं विपक्षियों को पार्टी में। यही तो सियासत है सर, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ये तो सियासत है सर। आप भी दूसरों की पार्टियों में क्या चल रहा है देखते हैं, वो भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। उत्पल जी सुन लीजिए, उत्पल जी उनके बाद जवाब सुन लीजिए। पीयूष जी बताइए, थोड़ा संक्षेप में जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। निखिल जी, राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव, देखिए मैं पहले कहा कि ये कितने बौखलाए हैं, घबराए हैं। आज इन्होंने जीविका दीदी के बारे में यह कहने का काम किया। सुनिए ना, सुनिए तो, बिहार के नौजवानों से पकौड़ा छनवाइएगा। 30,000, अरे सुन लीजिए ना, बौखलाहट को उजागर कर देता हूँ। भूंजा छीनने के लिए भेजने वाले हैं, आपकी बौखलाहट को उजागर कर देता हूँ बिहार की जनता के समक्ष। बिहार की जनता आगामी चुनाव के बाद आपके वादे करने का काम किया। उत्पल जी आपका नंबर फिर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, फिर वो आपको बोलने नहीं देंगे। यही बोलने, उत्पल जी आपका नंबर फिर आएगा। उत्पल जी आपका नंबर फिर आएगा बोलने के लिए। इस बार मैंने उनको शांत कर रहने को कहा था, तो कम से कम जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोला था, जबकि आप मैनिफेस्टो गिना रहे थे, उसके बावजूद कोई बीच में नहीं बोला। तो आप भी शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। निखिल जी, मैं एक मिनट में बातों को समाप्त कर दूंगा। निखिल जी, आज जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जीविका दीदियों के बारे में एक बड़ी बात कहने का काम किया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये झूठे और बिहार के छोटी बात है, बिहार का दौर लगवा दे हम लोग। सुनो तो यार, कौन इडियट नॉनसेंस प्रवक्ता लगवा दे, 80,000 करोड़ 30,000 करोड़। अरे एक महत्वपूर्ण चैनल पर बैठ कर इस तरह से नॉनसेंस की। निखिल मैं आ रहा था। निखिल जी, जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से, आपके माध्यम से, बिहार में जीविका दीदियों की संख्या है 1,40,00,000। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह वादा करने का काम किया है कि हर जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उन्हें मानदेय देने का काम किया जाएगा। 1,40,00,000 जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह की दर से 390 अरब रुपए महीना में देय राशि होगी।
390 ये बात आपको समझ में नहीं होगा। स्वर्गीय 46 सुशील कुमार मोदी भी शिक्षकों के राजकर्मी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया पीयूष शर्मा जी, आपका पॉइंट आ गया पीयूष जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि भैया 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 30,000 रुपए महीने के हिसाब से कैसे देंगे, आप ये कह रहे हैं ना? ठीक है, कितना है ठीक। जो अभी सरकार, जो हमारी एनडीए सरकार ने बिहार में 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने का काम किया है, इससे 16 गुना अधिक यदि इनकी सरकार आती है तो 390 अरब रुपए महीने में और सालीना 46 खरब 80 अरब रुपए ठीक है, हासिल ठीक का है, काम ठीक है करेंगे। सर, ये आपका इसलिए पॉइंट आ गया, मैं कह समझ रहा गया हूं कि वो ये फंड से बाहर है। अब मैं विनोद मिश्रा जी को यहाँ पर लाना काम चाहूंगा। कर विनोद रहे मिश्रा जी, हैं। ये जो ये जीविका बहुत दीदियों की है बात हुई है, इसके इनके पहले हाथ- आपने ध्यान दिया होगा, बिहार बिहार के के दर्द से हर बहुत घर गए में हुए एक नौकरी देने की पहले बात ही कही थी अपने तेजस्वी दुश्मनों यादव को ने, बचाना जो कि चाहिए। बहुत फीजिबल अब नहीं इस तरह लगता। के कैसे झूठे वादे ये करने चुनावी का काम वादे करना हैं, चाहिए। कैसे इसको अरे बिहार देखेंगे? की निखिल, जनता को समझ पीयूष है। जी, बिहार की जनता को पीयूष पता जी, है हो कि गया, झूठे हो गया, वादे हैं, बस ये सर, भ्रम के वादे सर हैं। सर सुनिए सर, सर, सुनिए, आप आप दोनों दूसरे लोग का सुनिए। दूसरे का भी सुन लीजिए। मैं तो निखिल आज जो अपने दोनों प्रवक्ताओं का सुन रहा था, तो मैं भी उसी बिहार से आता हूं। मेरे लिए इससे खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है कि बिहार में आने वाले समय में लोगों को घर घर ले जाके नौकरी देने वाली है सरकारें। ये जो बिहार का ये सुनहरा दिन देखने के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद कई जनरेशन बीत गई होगी इसका। इंपॉर्टेंट ये है कि आज चुनाव आयोग का इसको क्रेडिट देना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव का एक डिस्कोर्स बदला है। ये डिस्कोर्स इसलिए बदला है कि आज जब ये आप देखिए कि गिने चुने दिन रह गए हैं 6 नवंबर का जी, और आज अगर तेजस्वी यादव को लगा कि कुछ चीजें छूट सी गई है तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जीविका दीदी पे। जी। जिन जीविका दीदियों को 10,000 रुपये लगभग उनके अकाउंट में पहुंच चुका है, 2 लाख रुपया सरकार ने वादा किया है कि अगर वो अपना कारोबार बनाती है तो 2 लाख रुपया का अगली किस्त उनको मिलेगी। एक उनके छोटे मोटे व्यवसाय हैं जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हुए अपने लिए वो जीविका बनाती है। जी, तेजस्वी जी उसको सीधे सीधे सरकारी नौकरी दे रहे हैं। तो ये उनको लग रहा था कि एक कोने में नीतीश कुमार का जो ये चुनाव, ये जो रोजगार ये था योजना, वो इतना क्लिक किया है कि उनको लग रहा था कि ये मिसिंग है, तो उसको भरने आ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार के चुनाव में ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। जो आप इलेक्शन का पैटर्न होता था उसमें वोट करने वाले को तो पता नहीं होता था उस दौर में कि भाई हम वोट करने जा रहे हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं। क्रेडिट गोज टू इलेक्शन कमीशन कि आज हर दल के लोग कम से कम एक भी किसी भी समुदाय हो, वर्ग हो, किसी को माने अनटच नहीं होने देना चाहता है। हर को लगता है कि हमको अपने खाते में सारे लोगों को समावेश करना है। भारत के लोकतंत्र की मुझे लगता है इससे कोई खूबसूरती नहीं होगी कि हर पॉलिटिकल पार्टी की चिंता आज की तारीख में हर समुदाय के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उनके वोट की ताकत जो एस्टैब्लिश हुई है, ये क्रेडिट आपको चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। आप वोट चोरी करते रहिए। बिहार के लोगों को पता है कि वोट देने का अधिकार ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आज अपने मैनिफेस्टो ला रहे हैं, ये उससे तय होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की चिंता है कि लोग वोट करने आएंगे तो किस मुद्दे पे आएंगे, ये देखना उनका काम है। ठीक है, मैं मधुरेश के पास जाऊंगा। मधुरेश, मैं समय समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में एक बात बताएं कि ये जो सारी रार मची हुई है दरअसल, और खासतौर पर मुद्दों को लेकर के, जिस तरह से जीविका दीदी या इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा कि इतने सारे लोगों को हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, किस तरह से इसको आम जनता ले रही है? देखिए, तेजस्वी यादव तो बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और इसका मतलब जनता भी इन बातों को सुन रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना संभव हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। और वर्तमान स्थिति में चूंकि तेजस्वी यादव ने कई घोषणाएं की हैं, लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, अब देखना यह होगा कि जनता इस पर कितना भरोसा करती है, क्योंकि जो एनडीए के समर्थक हैं वो तो निश्चित रूप से जो इसमें लूप होल्स है उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जो राजद के समर्थक हैं उनको अभी भी पूरा भरोसा है कि उनके नेता सही कह रहे हैं और ये भविष्य में एम्पलीफाई हो सकता है, ये लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बिहार के बजट की बात करें, बिहार के बजट को देखते हुए लगता नहीं है कि ये लागू किया जाना इतना आसान होगा या इतना संभव होगा। हालांकि सरकार जब बनेगी वो किस तरह से मैनेज करेंगे
ये भी एक देखने वाली बात। निश्चित तौर पर देखने की बात होगी। फिलहाल इस बात पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि ये इसको कैसे लागू करेंगे। उत्पल जी, फिर किसी चर्चा में हम आपका जवाब लेंगे इसका। अगली बार आप जरूर इस बात का खाका तैयार करिएगा कि कैसे इसको देंगे। उत्पल जी बहुत शुक्रिया। पीयूष शर्मा जी, उत्पल जी, विनोद जी, मधुरेश जी, हमारे पास समय बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस चर्चा में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे वापस तो ये चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरी सियासत का, जो बिहार की सियासत हो रही है, उसका झारखंड पर क्या असर पड़ रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे झारखंड की सियासत की, जो इन दिनों बेहद गर्म है। पड़ोसी राज्य है उनका बिहार, और वहां पर सियासत गर्म है तो उसका असर अब झारखंड में हो रहा है, सीधे तौर पर कनेक्टेड है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। झारखंड में इंडी गठबंधन की चुनौती जो है वो बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर मचा घमासान का असर झारखंड में दिखने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि वो जल्द ही गठबंधन को लेकर समीक्षा करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि झारखंड चुनाव में पार्टी ने अन्य सहयोगियों को उचित सम्मान दिया था, सरकार में भी उनकी भूमिका थी, लेकिन बिहार चुनाव में उन्हें कोई भागीदारी नहीं मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा 16 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने का उसने मन बनाया था। सीट एडजस्टमेंट के तहत पार्टी ने 6 सीटों तक अपने को समेट लिया और 6 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला लिया, लेकिन अंततः मैदान से खाली हाथ वापस आना पड़ा, यानी उनको एक भी सीट नहीं मिली और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव मनोज पांडे ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने जो सियासी आचरण बिहार में दिखाया है वो गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। हेमंत सोरेन सरकार गठबंधन की समीक्षा करके कोई फैसला लेगी। इस बीच सासाराम से राजद प्रत्याशी राजेंद्र शाह की गिरफ्तारी ने गठबंधन में तनाव बढ़ा दिया है। झारखंड पुलिस ने 20 साल पुराने केस में ठीक नॉमिनेशन के समय राजद नेता शाह को गिरफ्तार कर लिया था। राजद इसे राजनीतिक साजिश कहती है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार झारखंड के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज है। ठीक 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से किनारा कर लिया था। बिहार झारखंड के बॉर्डर इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, लेकिन अंतिम समय में पार्टी पीछे हट गई। जाहिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर समीक्षा को लेकर पार्टी की ओर से दबाव बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नाइंसाफी की गई है और जेएमएम की जो पीड़ा थी वो आज भी कायम है। हम जब चुनाव से अपने आप को एग्जिट कर लिए, हम बाहर आ गए, तो बिहार में हम गठबंधन में भी नहीं, हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। तो करें, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या कुछ बातें सामने आती हैं, लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पीड़ा थी वो तो हमारे माननीय मंत्री ने भी बयां किया, तमाम कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। तो जो भावनाएं हैं कहीं न कहीं वो आहत हुई हैं, और जितना बड़ा दिल हेमंत सोरेन जी ने दिखलाया, कई एक ऐसे मौके आए, वो दिल देखने को नहीं मिला बिहार के नेताओं में। और झारखंड कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा का कहना है कि बिहार में प्रचार के लिए जेएमएम नेता जरूर जाएंगे। तमाम गठबंधन के लोग हम एकजुटता के साथ बिहार में प्रचार भी करेंगे। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के पक्ष में बिहार में प्रचार करने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर जाएंगे। नेताओं की बात, नेताओं के दावे और उनकी जो बात है उसको जरूर जनता को सोचना चाहिए। अभी आपने सुना मनोज पांडे क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा दिल दुखा है, हमको इस लायक तक नहीं समझा गया कि हमको इस गठबंधन में रखा जाए। और उसके साथ ही साथ कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं कि वो जरूर गठबंधन का प्रचार करने आएंगे। किस बिना पर वो कह रहे हैं
समझ से परे है। फिलहाल भाजपा के प्रतुल शाहदेव का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में इतनी बार यू टर्न मारा है कि अब उसे जेएमएम-यू कहना चाहिए। शुरुआत में इन्होंने कहा कि 16 सीटों पर लड़ेंगे, यू टर्न मारा, 12 पर आ गए, फिर यू टर्न मारा और फिर कहा कि साहब महागठबंधन से हमारी बातें चल रही हैं और जो आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से होगा वो हम तय करके करेंगे। उससे भी यू टर्न मारा, मीडिया में खबरें आई 3 सीटों पर तैयार हो गए, महागठबंधन ने ठेंगा दिखाया, फिर यू टर्न मारा। भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ रांची में कि साहब हम 6 सीटों पर उतारेंगे, मक्कारी हुई है, हमारे साथ धूर्तता हुई है। फिर यू टर्न मारा, नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया, नॉमिनेशन ही नहीं किया। तो जेएमएम यू टर्न मारने वाली पार्टी है, स्पाइनलेस पार्टी है, कोई रीढ़ की हड्डी इनकी है नहीं। ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। अगर इनमें झारखंडी अस्मिता बची है तो इनको तुरंत बड़ा फैसला लेना चाहिए, वरना इन्होंने तो झारखंडी अस्मिता को एक तरीके से बिहार के चौराहे में सिर्फ सीटों के लिए तार तार कर दिया। तो जो बीजेपी ये कह रही है इसका भी मजमून और इसके भी मायने समझने की कोशिश करिएगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन की अपनी मजबूरी होती है, इसे भी समझना चाहिए। गठबंधन में सबको सम्मान देना, श्री तेजस्वी यादव जी ने इसको इस फार्मूला के तहत ही काम किया है, सबको सम्मान दिया जाए। लेकिन गठबंधन में अपनी कुछ मजबूरियां होती है, इसे भी सभी सहयोगी दलों को समझनी चाहिए। तो ये इस पूरी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ रांची से। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे सियासी उठापटक राज्य में किस तरह से सियासत का आलम है, और ख़ासतौर पर मैं ये भी जानना समझना चाहूँगा कि जो वहाँ पर आरजेडी के एक तरह से बिहार में जो प्रतिनिधि शामिल हैं उन लोगों की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आ रहा है क्या? आरजेडी का जो बिहार का और कांग्रेस का जो बिहार का जो अपनी इकाई है उनकी तरफ से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? फिलहाल तो देखिए उस तरीके से रिएक्शंस नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो आरोप लगाया है कि जो वादे किए गए थे पिछले जो झारखंड विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, कि जिस तरीके से यहाँ पर महागठबंधन बनाया गया था उसमें जो भूमिका आरजेडी को, चूंकि झारखंड में बहुत ज्यादा उनका जो हम कह सकते हैं एक संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत बड़ा नहीं है, उसके बावजूद उनको एक सम्मानजनक सीट दी गई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये प्रोमिसेस किए गए थे जो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य हो, सुदीप कुमार सोनू हो, तमाम लोग, मनोज पांडे हो, ये दावे कर रहे थे कि उनको कहा गया था कि बिहार में उनको सम्मानजनक स्थिति दी जाएगी और महागठबंधन का एक प्रमुख साझेदार के तौर पर उनको वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन वो चीज वहां देखने को नहीं मिली। उसके बाद लगातार ये आरोप लगने लगे थे कि किस तरीके से जो झारखंड में लगातार सवाल उठ रहे थे कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं खींचातानी हो रही थी। उसके बाद जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले 22 सीटों की डिमांड की, उसके बाद 12 सीटों पर सहमति होने की बात की गई, लेकिन ये तमाम चीजें जब निकलकर सामने आई, बात नहीं बनी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया कि हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिरी दिन जब नॉमिनेशन का वक्त खत्म हो गया तो उन्होंने उस पर एक तरीके से अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ कांग्रेस ने भी और जेएमएम ने भी, उनके साथ कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने धोखा किया है। तो आप समझ सकते हैं इस धोखेबाजी के चलते अब एक तरीके से झारखंड में चूंकि महागठबंधन की सरकार चल रही है तो ये लगातार अब जो जेएमएम के नेता हैं वो कह रहे हैं, चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य हो, चाहे वो दूसरे नेता होंगे, तमाम नेता अब कह रहे हैं कि झारखंड में भी जो महागठबंधन है उसकी समीक्षा की जाएगी। तो चूंकि अब समीक्षा की बात हो रही है तो अब देखना होगा कि बिहार चुनाव के बाद क्या कुछ निकलकर झारखंड में सामने आता है। लेकिन एक बार तो निश्चित तौर पर साफ हो गया है कि अब ये जो महागठबंधन है इसमें गांठ जो है वो मोटी गांठ हो गई है और उस पर जब समीक्षा होगी, जैसा कि प्रतुल शाहदेव जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यू टर्न, क्योंकि बंगाल में भी उनको सम्मानजनक स्थिति नहीं मिली, उसके बाद भी वो महागठबंधन के पार्ट बने रह गए। अब ये झारखंड, बिहार में भी जब स्थिति हुई तो बिहार में भी उनके साथ समझौता नहीं हुई और उसके बाद वो अब
एक तरीके से रोने का राग अलाप रहे हैं और ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिखावा है। लेकिन लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब यहाँ पर कुछ खेला हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, ये देखने की बात होगी, दिलचस्पी से इसको देखा जाएगा और आप उसको लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। मैं एक बात और जानना चाहूंगा संक्षेप में कि जो आरजेडी के जिस प्रत्याशी के खिलाफ जिसको नामांकन के दिन ही जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के राज्य में किस तरह से हलचल है, उसको क्या, क्योंकि आरजेडी उसको वेंडेटा बता रही है, ये बदले की भावना से की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर यह बदले की भावना इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस कैंडिडेट पर जो आरजेडी ने जो कैंडिडेट उतारा है, इस पे कई मामले पहले से भी लंबित थे और लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास भी हुए थे। लेकिन एक तरीके से जो कहते हैं ना कि अज्ञातवास या भगोड़े की स्थिति में हुए थे और उस दौरान वो चूंकि पुलिस प्रशासन के समक्ष आए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। और लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए, जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तो जो जंगल राज का कॉन्सेप्ट था, उस दौर के ये नेता थे और उस दौर में भी कई सारे मामले उन पर लगे थे। तो ये लगातार उठता रहा है कि झारखंड में हो चाहे आप बिहार में चले जाए, वहां पर जो आरजेडी का कुनबा है वो कहीं ना कहीं दागदार है और दागदार जो लोग हैं उनको वहां पार्टी में प्रश्रय मिलता है। और इस चुनाव में भी वो देखने को मिला है कि कई ऐसे दागी हैं जिनको आरजेडी ने वहां पर कैंडिडेट बनाया और उसी में से एक नाम थे यहाँ पर जो गढ़वा के रहने वाले थे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी, तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि उनको प्रतिशोध में गिरफ्तार किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। उन पे दर्जनों मामले पहले से दर्ज थे और जब वो पुलिस की नजर में आए तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी चुनाव आयोग के सम्मेलन की, जिसमें चर्चा हो रही है कि अब देश भर में एसआईआर कैसे कराया जाए, क्या रणनीति हो उसकी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात होगी चुनाव आयोग के उस सम्मेलन की जिसमें देश भर में एसआईआर कराने की चर्चा हो रही है। उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस बात पर चर्चा हो रही है। देश भर में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और अपडेशन के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको एसआईआर कहा जा रहा है, उसकी तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग में 2 दिन का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओज हिस्सा ले रहे हैं। इस बड़ी बैठक का मकसद पूरे देश में एक साथ या फिर चरणबद्ध तरीके से एसआईआर अभियान का खाका तैयार करना है। चुनाव आयोग मतदाता सूची को शुद्ध, अपडेट और त्रुटिहीन बनाने के लिए इस बड़े अभियान को जल्द शुरू करना चाहता है। यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें 10 सितंबर को हुई पिछली बैठक में राज्यों के सीईओज को दिए गए निर्देशों और टास्क की प्रगति की समीक्षा की जा रही कि पिछली बार जो निर्देश दिए गए थे वो पूरे हुए या नहीं, यानी कि राज्यों ने अब तक कितनी तैयारी की है और किन बिंदुओं पर काम बाकी है, इसकी विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इन 2 दिनों में इसको किया जा रहा है। देश के तमाम हिस्सों में 1957 से लेकर अब तक 10 से अधिक बार गहन मतदाता पुनरीक्षण हो चुका है, लेकिन इस बार बिहार में हुए एसआईआर को सियासत से जोड़े जाने के चलते इस पर काफी हंगामा मचा रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सर्वोच्च अदालत ने मतदाता पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के अधिकार को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने आयोग को पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों में आधार को भी जोड़ने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बिहार समेत देश भर में वोट चोरी किए जाने का आरोप लगाते हुए बिहार वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, लेकिन राहुल गांधी ना अपने आरोपों को साबित कर पाए और ना ही अपनी शिकायत पर हलफनामा देने की चुनाव आयोग की चुनौती को ही स्वीकार कर सके। फिलहाल पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है, जब सीएम ममता बनर्जी इसका खुलकर विरोध कर रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाए रखना ही ममता बनर्जी के विरोध की असल वजह है, उसका असल मकसद है। यह तथ्य भी सर्वविदित है कि इससे पहले देश में 10 से ज्यादा बार एसआईआर की प्रक्रिया की जा चुकी है और तब इसको लेकर सियासी सवाल नहीं उठे थे। तो आखिर क्यों? सवाल उठता है कि अगर मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखने की कोशिश चुनाव आयोग करता है तो आखिर कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध क्यों करते हैं? इस विरोध के पीछे आखिर मंशा क्या है?
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं, जो इस मीटिंग को ट्रैक भी कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। ऋषि जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछली जो बैठक हुई थी 10 सितंबर को, उसकी समीक्षा भी होगी। आगे किस तरह से पूरे देश भर में क्या चरणबद्ध तरीके से कराया जाए, राज्यवार कराया जाए, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है। कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे इस बैठक का? देखिए, जहां तक इस बैठक की बात करूं तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस बैठक के बाद मुझे लगता है चुनाव आयोग उन सभी तैयारियों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने जा रहा है, जिसमें कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने जा रहा है। हम जानते हैं कि एसआईआर यानी कि गहन पुनरीक्षण के माध्यम से जो हमारी मतदाता सूची है, जो जिसे पवित्र सूची भी कहा जाता है, जिससे कि लोकतंत्र को मजबूत करने और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का जो काम होता है, क्योंकि चुनाव आयोग के जो 2 बड़े काम हैं, उनमें से एक काम मतदाता सूची बनाना है, तो दूसरा काम है लोगों को मतदान करवाना। और इस दोनों काम में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यही होता है कि जो मतदाता सूची है, क्योंकि इसको लेकर तमाम बातें होने लगी, देश में तमाम सवाल उठाए जाने लगे, और इन सब चीजों को लेकर आयोग ने हमेशा से कहा कि जो भी चुनाव के दौरान प्रक्रियाएं होती हैं, उन सबको नियमों के अनुरूप करके, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो मतदाता सूची को समय समय पर दुरुस्त करे, और अगर उसे गहन परीक्षण की जरूरत पड़ती है तो उसको भी आगे बढ़ाए। और इसी प्रक्रिया को अब वो पूरे देश में लागू करने जा रहा है, और इसकी घोषणा वो पहले ही कर चुका है। और निखिल, देखें तो इस प्रक्रिया को ऑलमोस्ट शुरू भी कर दिया गया है। हर राज्य में तकरीबन ये आदेश दे दिए गए हैं बीएलओ स्तर पर कि वो मतदाताओं की जो सूची है, उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वो जुटाना शुरू करे। अब इसमें जो आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे कि हमने बिहार में भी देखा था, एक तारीख तय की जाएगी, उसके बाद जो फॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पब्लिक के बीच में, और एक कट ऑफ डेट अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी तय की जा सकती है, क्योंकि किसी राज्य में गहन पुनरीक्षण कब हुआ है उसके आधार पर ये तारीखें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन ये तय है कि पूरे देश में जो गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है वो अब अंतिम तैयारियों के माध्यम से अंतिम मुकाम पर है। और इसी वजह से आयोग ने 2 दिन का ये जो बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों के और केंद्र शासित राज्यों के जो सीईओज हैं, यानी कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो कि चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं, उनको बुलाया है, और उनके साथ इस बात को तय करना है कि अब अगर हमें ये अनाउंस करना पड़े तो कितनी उनकी तैयारी है। उस मुकम्मल तैयारी को लेकर ही आयोग ने 2 दिन की बैठक बुलाई है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल, थोड़ा सा संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा इससे जुड़ी, चूंकि जैसा कि मैंने अभी आपने रिपोर्ट भी हमारी सुनी होगी कि इससे पहले सियासत नहीं जुड़ती थी, लेकिन अब एसआईआर के साथ बिहार में आपने देखा और पश्चिम बंगाल में भी इसकी तैयारी हो रही है। तो कैसे आप देखते हैं कि चुनाव आयोग का काम और चुनौतीपूर्ण हो जाता है इस तरह के व्यवधानों की वजह से? निश्चित तौर से चुनौती तो बढ़ जाती है जब सियासत सामने हो। तो ऐसे में सियासत जब हमने देख ही लिया है बिहार में किस तरीके की सियासत हुई है, और उस सियासी माहौल में अब जब आप खुद जैसे कह रहे हैं बंगाल सामने खड़ा हुआ है, और वहां से तमाम इस तरीके की खबरें भी आ रही है कि वहां से तमाम तरीके के चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। हाँ। लेकिन आयोग का काम है, और संविधान ने उन्हें जो दायित्व दिया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, उसको उन्हें हर हाल में पूरा करना है। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला गया कि इस गहन निरीक्षण किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसको कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये आयोग के दायरे में है और आयोग नियमों के अनुरूप इसे कर रहा है। अब बात आ जाती है कि उस नियम में, जैसे आधार का जो मसला था, आधार को लेकर हालांकि चुनाव आयोग पहले ही कहता रहा था कि वो इसे मान रहा है, लेकिन उसको लेकर ना तो जो आधार है ना तो उम्र की बात करता है जो जिसकी कोई प्रूफ है, और ना ही किसी के स्थायी निवास का प्रूफ देता है, और ना ही भारत की नागरिकता का करता है। लेकिन हाँ, आधार इस बात की जरूर तस्दीक करता है कि जो व्यक्ति है वो अमुक व्यक्ति है और वही है। तो व्यक्ति की पहचान के लिए आधार को मान लिया गया, कोर्ट के आदेश भी इसमें रहे। तो अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, देखना होगा कि बंगाल किस तरीके से चुनाव आयोग के लिए चुनौती बनता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अभी भी आयोग के सामने एक पक्ष और है बिहार में भी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी सूची जाहिर करके, और जो कंप्लेंट्स हैं उनको आप आगे बढ़ाएं, और जो कंप्लेंट अगर जायज है तो उनका नाम वापस जोड़ा जाए। और आयोग ने भी कहा है कि कोई भी लिस्ट फाइनल नहीं होती है, और जो जायज है अगर किसी का नाम गलती से कट भी जाता है और वो होना चाहिए, तो आयोग ने कहा इसके लिए एक तय प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुरूप उसको शामिल करने का है। अभी बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में
बहुत कम लोगों ने अभी इस प्रक्रिया के तहत ये कंप्लेंट की है कि उनका नाम काट दिया गया है और उसे जोड़ा जाए। बहुत कम कंप्लेंट आई है, मतलब गिनती की कंप्लेंट है। जबकि आयोग ने खुले तौर पर कहा है कि वो इस बात की को वेलकम करेगा कि जो भी लोग कहते हैं कि उनका नाम कटा है और उनके पास ये प्रूफ है कि वो एलिजिबिलिटी को शो करते हैं कि वो वोटर लिस्ट में होने चाहिए, उस आधार पर उन्हें जोड़ लिया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं, खासतौर से भारत के लोकतंत्र के लिए, जब पूरे देश में एसआईआर होगा। और इसका एक निखिल सबसे बड़ा फायदा ये और हो जाएगा, एक बार एसआईआर हो जाएगी तो कम से कम 20-25 साल तक, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं 20 साल पहले ही एसआईआर अधिकतर जगहों पर हुआ है, तो अभी जो जनरेशन है उसको कम से कम अभी जो वोटर बन जाएगा उसे 20 साल तक ये तय है कि वो उसको किसी भी तरीके की वोटर लिस्ट को लेकर कोई बल्कि संशय शुबा जो भी है वो खत्म हो जाएगा, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही। और आपने एक बात और जो कही उसमें अगर रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस अगर उसको समझा जाए कि भाई जब चुनाव से पहले अगर ये एसआईआर हो चुका है और चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि जिनको अगर दिक्कत है तो वो अब भी अपना बिहार के विशेष संदर्भ में वो भी अब भी अपना अगर उनको कंप्लेंट है तो वो करें। आपने कहा उंगलियों पर कंप्लेंट आई हैं, मतलब गिनती की कंप्लेंट्स आई हैं, इसका मतलब जो इसके पीछे की सियासत है वो भी समझी जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए ऋषि कुमार। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।